हेलो एवरीवन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मॉडर्न फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है। एक खास इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। और क्या इफ़ेक्ट है फोटो इलेक्ट्रिक, उसके बारे में हम लोग अभी लर्न करते हैं। सो सपोज़ करो अपने पास एक, पहले तो मैं आपको रफ में समझाता हूँ, फिर उसको प्रॉपर लिख दूंगा लैंग्वेज वाइज। लेट्स से अपने पास एक मेटल है, मेटल का कोई बॉक्स है या ऑब्जेक्ट है या स्लैब है। इस मेटल स्लैब पर अगर आपने लाइट को इंसिडेंट कराया, लाइट, सो लाइट इस तरह से फॉल करेगा। ये लाइट जो अगर आपने इंसिडेंट कराई है उसको बेसिकली हम लोग फोटोन जैसा ट्रीट करेंगे। तो आप पाओगे कि इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ सकते हैं। किससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ सकते हैं? मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ सकते हैं। सो अगर किसी मेटल पर लाइट को इंसिडेंट कराया जाए तो इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल पर होते हैं उनको बाहर निकाला जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। फोटो का मतलब होता है फोटॉन्स और लाइट, लाइट के इंसिडेंट से इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अगर निकाला जाए तो इस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हो, फोटोन के इंसिडेंट से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन, दिस इफेक्ट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाउ इट इज टेकिंग प्लेस और इसके लिए क्या क्या कंडीशन है उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। राइट जब यहाँ पर लाइट को हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं तो लाइट का कौन सा फिनोमिना यूज़ हो रहा होता है? ये लाइट का पार्टिकल फिनोमिना यूज़ हो रहा होता है, फोटोन फिनोमिना यूज़ हो रहा होता है। तो इसके लिए हम लोग कई बार ऐसा लिख देते हैं एच न्यू। एच न्यू लिखने का मतलब हुआ कि ये फोटॉन्स हैं जिनकी एनर्जी कितनी है? न्यू एनर्जी की, एच न्यू एनर्जी है, न्यू फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स को हमने इंसिडेंट कराया है और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बाहर निकलने वाले हैं। सो लेट मी राइट कि एग्जैक्टली किस तरह से इस फिनोमिना को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं और फिर उसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये बोलते हैं कि व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी greater than यहाँ पे देन लिखना था, अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। पहले इसी को समझ लेते हैं। जो हम लोग लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं उसके बारे में मैं लिखना चाह रहा हूँ। सो जब हम लोग लाइट को यूज़ करते हैं, ऐसी लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम एक नाम से बुलाएंगे। सो लेट मी कंप्लीट इट। व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट on a metal surface, then electrons are ejected from the metal, surface to be precise. This phenomena is known as photoelectric effect. This phenomena is called or known as photoelectric effect, and it is based on the particle theory of light. Okay, और ये जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, and that particular frequency is known as threshold frequency. So this is the important term you need to keep in mind. Now अब समझते हैं कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और जिस पर आपको ख्याल रखना होगा। पहली बात, जो लाइट इंसिडेंट हो वो एक खास फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं उससे ऊपर होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए, तभी ये फिनोमिना होगा। अगर हमने लाइट को जो यूज़ किया है उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया है तो फिर ये फिनोमिना नहीं मिलेगा, इसका ये मीनिंग है।
और जब ये लाइट आप इंसिडेंट कराते हो मेटल सरफेस पे, ऑफ कोर्स जब मेटल पे डालोगे तो सबसे पहले सरफेस पे जाएगा, तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये सरफेस फिनोमिना है, ये उसके बल्क में इनसाइड में ही जाता है, वो केवल सरफेस पे अपना काम करता है, तो दिस इज अ सरफेस फिनोमिना। व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, राइट और कहाँ से निकलते हैं, ऑफ कोर्स मेटल सरफेस से निकलते हैं, इसी को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं और उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहते हैं। ऐसा कैसे हो रहा होता है उसको और डिटेल में समझ लेते हैं। होता क्या है कि जब लाइट आपने डाला तो लाइट बेसिकली फोटोन से मिलकर के बना हुआ है, सिंस ये फोटोन से मिलकर बना हुआ है तो फोटोन के पास एनर्जी होती है, और ये हम लोगों ने जो मेटल के बारे में बात की है तो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री, तो फ्री होने की वजह से वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा बाइंड नहीं होते हैं, तो वो रोम कर रहे होते हैं। अच्छा, इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है जो मेटल से बाइंड करके रखता है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू दोज की जो ऑर्बिट पे रोटेट कर रहे होते हैं। जब फोटोन इलेक्ट्रॉन से मिलता है, अभी तो लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था कि जब फोटॉन्स का इंटरेक्शन होता है मटेरियलिस्टिक पार्टिकल से तो वो एब्जॉर्ब किया जा सकता है और समथिंग लाइक दैट। तो जब फोटोन आएगा इलेक्ट्रॉन से मीट करेगा तो इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब कर लेगा फोटोन को, सो फोटोन का जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन के पास आ जाएगा। अगर जो एनर्जी फोटोन के पास थी वो सफिशिएंट थी, इसका मतलब इसकी बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा था, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, फ्री हो जाएगा तो फिर वो सरफेस को छोड़ करके बाहर निकल आएगा। अगर ये एनर्जी ज़्यादा है तो बाहर निकलेगा तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, इसलिए वो बाहर काइनेटिक एनर्जी से मूव करने लगेगा। सो किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराता है, फोटोन जब इलेक्ट्रॉन से मिलेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आती है, वो एनर्जी अगर बाकी इसकी खुद की बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर इजेक्ट कर देगा और बाहर निकाल देगा मेटल से, राइट। इसी फिनोमेना को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं और इसमें फोटोन अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा होता है, राइट। नाउ अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन की अपनी बाइंडिंग एनर्जी होगी, तो अगर हमने न्यू को कम फ्रीक्वेंसी को कम करते रहे तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा। तो पर्टिकुलर वाली फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में हेल्प करता है, यानी उसके जो बॉन्डिंग है बॉन्डिंग को ब्रेक करने में हेल्प करता है। उसके लिए हम उस एक टर्म यूज़ करते हैं कि दैट टर्म इज नोन एज वर्क फंक्शन। सो लेट मी राइट ओवर हियर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट एज वेल कॉल्ड वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, इस वर्क फंक्शन को हम लोग W से भी डिनोट कर सकते हैं और फाई से भी डिनोट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे फाई से डिनोट करेंगे, कई बार लोग इसको W से भी डिनोट कर देते हैं। सो वर्क फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क फंक्शन उस मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो वर्क फंक्शन इज मिनिमम एनर्जी, मिनिमम इंसिडेंट एनर्जी दैट कैन ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन आउटसाइड। So it is minimum incident photon energy or incident light energy that can bring out electron from the metal. सो मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसको हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं, राइट। और इस वर्क फंक्शन को अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो इस तरह से लिख सकता हूँ, वर्क फंक्शन फाई की वैल्यू होती है वो h इंटू न्यू होती है, लेकिन ये न्यू कौन सा होता है, थ्रेशोल्ड वाला होता है, मिनिमम वाला, इसलिए इसको न्यू नॉट लिखते हैं। सो वर्क फंक्शन हैज़ अ फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू h न्यू नॉट एंड दिस न्यू नॉट इज गोइंग टू बी नोन एज threshold frequency, threshold frequency। अब चाहो तो इसको फाई को एच सी बाई लेमडा के टर्म में भी लिख सकते हो, एच सी बाई लेमडा नॉट। तो ये जो लेमडा नॉट होगा दैट विल बी नोन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। कई बार आपसे पूछेगा कि वेवलेंथ के टर्म में बताइए, तो वेवलेंथ में आप बोलोगे कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से कम वेवलेंथ का लाइट आपको चाहिए होगा, क्योंकि आपको एनर्जी बढ़ानी है, राइट। सो फ्रीक्वेंसी ये मिनिमम चाहिए होती है, इसलिए मिनिमम वर्ड यूज़ किया है, और वेवलेंथ मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम यूज़ कर लें क्योंकि उसके रेसिप्रोकल में आता है। सो वर्क फंक्शन की डेफिनेशन आपको ये पता चली, वर्क फंक्शन एक एनर्जी है जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होती है
उसको निकालने के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितना मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, दैट इज नोन एज वर्क फंक्शन. ओके, सो आफ्टर गेटिंग दिस एक्सप्रेशन ऑफ वर्क फंक्शन, अब हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन को यूज़ करके एक इक्वेशन भी बना सकते हैं. तो लेट्स से अपने पास ये मेटल सरफेस है, तो फिर से वही स्टोरी को रिपीट करते हैं. मेटल अपने पास अवेलेबल है, इस मेटल पर आपने फोटॉन्स को इंसिडेंट कराया है, तो यहाँ से फोटॉन्स आ रहे हैं, यानी एच न्यू एनर्जी आ रही है. उसके बाद आप पाओगे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे. जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उनके पास अपने पास एनर्जी होगी. सो पॉइंट किया कि आपने कुछ इंसिडेंट एनर्जी प्रोवाइड की, जिससे यहाँ पर जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की थी वो ब्रेक हुई और बाद में इलेक्ट्रॉन्स डायनेमिक कंडीशन में आ गए. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो एच न्यू एनर्जी है, इंसिडेंट एनर्जी है, दैट गोज़ इनटू फर्स्ट वर्क फंक्शन. पहले तो वर्क फंक्शन के लिए उसको ज़रूरत पड़ती है. वर्क फंक्शन के बाद जो बचता हुआ एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चला जाता है, राइट. काइनेटिक एनर्जी में चला जाता है. आप पाओगे कि कुछ ऐसा भी एनर्जी, कुछ एनर्जी के लॉसेस वगैरह भी होंगे. तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी ये मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी आएगी. इसका मतलब है जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो इस नंबर से बराबर या इससे छोटी आने वाली है. तो इसको हम के मैक्स लिख देते हैं, सो दैट कि वी विल से कि ये मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी है जो आने वाली है. सो दैट इज़ द रिलेशन अमंग द एनर्जीज. इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स. तो ये जो पहला टर्म लिखा हुआ है ये इंसिडेंट एनर्जी है, ऑफ कोर्स आपको समझ में भी आ रहा होगा. और सेकेंड वाला वर्क फंक्शन है, और ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है जो लास्ट में लिखा हुआ है, राइट. अब चाहो तो यहाँ से एक इक्वेशन भी बना सकते हैं. एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, हम लोगों ने देखा एच न्यू नॉट होता है, प्लस के ई मैक्स. के ई मैक्स का मतलब हुआ काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम पॉसिबल है फॉर आउटकमिंग इलेक्ट्रॉन्स. तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ई मैक्स की जो वैल्यू आने वाली है, मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी एच न्यू माइनस न्यू नॉट. ऑफ कोर्स अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना है तो न्यू की वैल्यू न्यू नॉट यानी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होनी चाहिए. ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं. आप चाहो तो इसको एच सी बाई लेमडा के टर्म में लिख सकते हो. तो दिस कोड आल्सो बी रिटन एज एच सी बाई लेमडा. अब देखोगे कि 1/लेमडा आ जाएगा, ये 1/लेमडा नॉट आ जाएगा. इस तरह से भी लिख सकते हो. सो कई बार आपसे के मैक्स के बारे में पूछेगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, तो आप एच और सी की वैल्यू भी रख सकते हो. एस और सी की वैल्यू रखोगे तो ये 12,400 निकल के आता है, और ये बनेगा 1/लेमडा माइनस 1/लेमडा नॉट. डायरेक्टली आप इसको यूज़ कर सकते हो. आपका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा इफ़ लेमडा हैज़ बीन यूज्ड इन एंगस्ट्रॉम. सो अगर लेमडा को आप एंगस्ट्रॉम में यूज़ करोगे तो फिर अपने को काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा. जनरली वो आपसे एनर्जी के जो रिक्वायरमेंट रखेगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखेगा. तो आप लेमडा जो ये जो कौन सा लेमडा है, ये जो इंसिडेंट लाइट है उसका वेवलेंथ देगा, और दूसरा जो लेमडा होगा वो उसके थ्रेशोल्ड का देगा, और इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एच और सी की वैल्यू साइमल्टेनियसली रख जाएगी. आपको वेवलेंथ की जो वैल्यू रखनी है वो मीटर में नहीं रखनी है, किस में रखनी है, एंगस्ट्रॉम में. तो आंसर आपको किस में मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. ओके, तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है. इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू कितनी होगी. तो अगर कभी आपसे काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेगा तो आप बोलोगे वो 0 से लेकर के ई मैक्स के बीच में होगी. इसका मतलब ये जो एनर्जी आपने निकाला वो मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी है जब कोई इलेक्ट्रॉन कोई और एनर्जी वेस्ट नहीं करता है. जितना उसको एनर्जी मिला पूरा का पूरा यूज़ करता है वर्क फंक्शन में और एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, तो वो मैक्सिमम मिलेगी, अदरवाइज उससे कम मिलेगी. इसलिए इसको मैक्सिमम वर्ड यूज़ करते हैं के ई मैक्स. दैट मीन्स दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन विच आर कमिंग आउटसाइड. सो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. वेवलेंथ आपको देगा और आपसे पूछ लेगा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताइए. सिंस ये इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मैक्सिमम वेलोसिटी भी आपसे पूछ सकता है. काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² लिख देंगे क्योंकि ये पार्टिकल्स हैं. फ्रीक्वेंसीज देकर के भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और सिंपली आपसे वर्क फंक्शन पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो थ्रेशोल्ड पता होगा तो वर्क फंक्शन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इमीडिएटली. इस एस को भी आप 12,400 लिख सकते हो, और इसको एंगस्ट्रॉम में रखोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको आंसर मिल जाएगा. ओके, सो ये हो जाता है कि अभी तक आपने लर्न किया व्हाट इज़ अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड हाउ इट टेक्स प्लेस, व्हाट इज़ अ वर्क फंक्शन,
एंड हाउ द एनर्जी बैलेंस गोज ऑन। तो एनर्जी बैलेंस हो गया। अब अपने को ये समझना है कि व्हाट आर द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो जब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा तो कौन कौन से लॉज वर्क कर रहे होते हैं। सो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक emission. So let me list those laws and explain what they really are, or they are important in fact. So शॉर्ट में और जो इम्पोर्टेंट है वही पकड़ते हैं। पहला बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो इमिशन होता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ये हमेशा इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। इमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इसका क्या मीनिंग है, और आप पाओगे कि ये जो पॉइंट है इंस्टेंटेनियस वर्ड, ये इसके पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है। जब भी हम लोगों ने बात की कि अगर किसी मेटल पर अपने लाइट को इंसिडेंट कराया तो इस लाइट के इंसिडेंट होने से, एच न्यू के इंसिडेंट होने से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। सो पॉइंट ये है कि जब ये फोटोन इससे मिलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इम्मीडिएटली बाहर निकल आएगा, इम्मीडिएटली बाहर निकलेगा। दैट मीन्स अगर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से मिलता है तो फिर उसके ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आएगी और वो इलेक्ट्रॉन इम्मीडिएटली बाहर आएगा। इम्मीडिएटली दैट मीन्स विदाउट एनी टाइम लैग। सिंस ये विदाउट एनी टाइम लैग की बात कर रहा है, इसका मतलब ये दूसरे फोटोन के आने का इंतज़ार नहीं करेगा। एक सिंगल फोटोन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। अगर ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं होता है, इसका मतलब ये भी होता है कि एक इलेक्ट्रॉन ने एक फोटोन को एब्जॉर्ब किया, उसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं बन पाई तो फिर उसने दूसरे फोटोन को ऑब्जर्व किया, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, फिर अपनी एनर्जी को बढ़ाया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक फोटोन को एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और एनर्जी सफिशिएंट होगी तो इम्मीडिएटली बाहर आ जाएगा। अगर एक फोटोन के एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया तो फिर ये कभी बाहर नहीं आएगा। दैट मीन्स इसके पास और भी फोटोन्स आते रहेंगे, तो ऐसा नहीं कि इसकी एनर्जी बढ़ती रहेगी और बढ़ते बढ़ते एक बार थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगी तो बाहर आएगा। तो अगर इसको थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होना है तो एक ही फोटोन से मिलेगा, ना कि मल्टीपल फोटोन से मिलेगा। ये एक्सप्लेन करता है कि अगर वो इंस्टेंटेनियस निकल रहा है, दैट मीन्स एक फोटोन के एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, दैट मीन्स एक फोटोन की एनर्जी इसको मिलती है और ये बाहर निकलता है। इसका मतलब जो एनर्जी है वो पैकेट के फॉर्म में आता है, कंटिन्यूस नहीं आता। अगर कंटिन्यूस आ रहा होता तो धीरे धीरे वो कभी ना कभी थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाता, बट दैट इज़ नॉट द केस। सो फोटॉन्स हैव अ पैकेट ऑफ एनर्जी and that energy is supplied to electron. If it is sufficient enough, electron will come out, otherwise it will never come out, no matter how many photons further are coming. So that's instantaneous process. Okay. इसके बाद दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर आपने इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, इस लाइट जो आपने इसमें इंसिडेंट कराया था उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो आप पाओगे कि उससे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बढ़ जाएंगे। सो ऐसा लिखूँ शॉर्ट में, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी of light, incident light, number of electrons, number of electrons emitted per second increases. ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं ना, उनको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हाट आर द फोटो इलेक्ट्रॉन्स? फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर दोज इलेक्ट्रॉन्स विच हैव कम आउट आफ्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ाई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। सो इंटेंसिटी इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये भी इसके पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है
कैसे कि अगर आपने ज़्यादा फोटॉन्स डालें तो ज़्यादा फोटॉन्स ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलेंगे और हर फोटोन हर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में हेल्प कर रहा होगा. सो मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स मीन्स मोर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग आउटसाइड. सो जितना ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ाएंगे उतने फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे. इसके बारे में बात कर रहा है. अगला जो लॉ आता है वो ये बोलता है कि अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बारे में बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपने इंटेंसिटी कितनी बढ़ाई है. वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, रादर वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है. सो के ई मैक्स डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड नॉट ऑन इंटेंसिटी. एक अच्छा पॉइंट है कि अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ाया है तो क्या ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे? आप बोलेंगे बिल्कुल ही. इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स के बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे उनका इंटरेक्शन बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा बाहर आते हैं. लेकिन उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी ऐसा बिल्कुल नहीं है. काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ती है? जब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाते हैं. तो अभी आपने देखा था इससे पहले फॉर्मूला भी कि जो काइनेटिक एनर्जी आती है उसमें इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी का रोल होता है. तो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ चेंज करेंगे तो हमारी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बढ़ेगी. सो काइनेटिक एनर्जी या फिर वेलोसिटी जो मैक्सिमम मिलने वाली है वो इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती कि आपने इंटेंसिटी कितना बढ़ाया है. वो केवल और केवल उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया. राइट. सो इन पॉइंट्स इन 3 लॉज को फॉलो करेंगे और इन 3 लॉज के बेसिस पर हम एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक हो रहा होता है. ऑल द 3 लॉज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पहला इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, दूसरा इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तीसरा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी नॉट ऑन द इंटेंसिटी. अब बाकी थ्रेशोल्ड के बारे में लोग बात कर चुके हैं. थ्रेशोल्ड का मतलब ये था कि अगर आपने लाइट उससे कम इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी की इंसिडेंट कराया तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है. तो उसको मैं लिख देता हूँ एज अ फोर्थ लॉ. इफ न्यू द फ्रीक्वेंसी दैट यू हैव इंसिडेंट विथ is less than nu naught, if this is less than nu naught, then no photoelectric effect, no electron will come out. So अगर आपने जो एनर्जी यूज़ किया, फ्रीक्वेंसी यूज़ की है वो थ्रेशोल्ड से कम रही तो नो मैटर आप कितनी देर तक लाइट को इंसिडेंट कराते रहें वो इलेक्ट्रॉन कभी बाहर नहीं आ सकता है. अब अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये उसकी जो पार्टिकल नेचर है उसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाउंडेड है तो एक फोटोन आएगा मिलेगा तो उसको बाहर निकाल देगा. अगर वो फोटोन उसको बाहर नहीं निकाल पाया तो नो मैटर कितना भी फोटोन्स आता रहे इससे मिलता रहे तो उसको कभी बाहर नहीं निकाल सकता है. तो ये पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है. सो ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको हम लोग याद रख सकते हैं. नाउ एक सेटअप बनाते हैं जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको कैसे ऑब्जर्व किया जाए और कैसे हम मेज़र करेंगे और कैसे वॉच करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स वास्तव में निकल रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं. उसके लिए एक सेटअप बनाते हैं. तो यहाँ पर अभी तक जो बनाया गया वो ये है कि ये एक मेटल की प्लेट है और ये मेटल की प्लेट है. तो 2 मेटल की प्लेट्स यहाँ पर हैं. ये मेटल का है, यहाँ पर लिख देता हूँ मेटल प्लेट है और ये भी एक मेटल प्लेट है और ये कंडक्टिंग वायर से बनाया गया है. पूरा अरेंजमेंट सर्किट टाइप का है. एंड ये जो ऊपर है ये ग्लास का वैक्यूम, ये ग्लास का क्लोज़र बना दिया है और इसके इनसाइड में वैक्यूम का रखा है. इनसाइड में वैक्यूम है. दैट मीन्स कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगा तो जो भी ऑब्जर्वेशंस होंगे वो प्रॉपर होंगे. और फिर अपने को क्या करना होगा कि लाइट को इंसिडेंट कराना होगा. इनमें से किसी एक प्लेट पर हम लोग लाइट को इंसिडेंट कराते हैं. लेट्स से इस प्लेट पर लाइट को इंसिडेंट कराते हैं. लाइट सिंस ये ग्लास का है तो फिर लाइट उससे पेनेट्रेट करके निकल जाएगा. और ये एच न्यू फ्रीक्वेंसी का है तो एच न्यू एनर्जी के साथ फोटॉन्स जा रहे होंगे. ये लाइट आपने इंसिडेंट कराया. हम लोग इस पॉइंट का ख्याल रखेंगे कि जो न्यू है वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है सो दैट कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो. सो दिस इज़ गिवन टू अस. अच्छा, जब आपने ये मेटल प्लेट पर
लाइट को इंसिडेंट कराया तो यहाँ पर सिचुएशन बन रही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने की। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होने वाले हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएंगे, राइट। फिर आप क्या करो कि आप एक यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं इस तरह से, वोल्टेज V लगा देते हैं, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आप पाओगे कि ये जो प्लेट है वो हायर पोटेंशियल हो जाएगी, ये लोअर पोटेंशियल हो जाएगी, तो एक यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक होती है, तो इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। इन दो प्लेट्स के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन्स अभी निकले हुए थे, इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाएंगे। तो वो फोर्स लगाने के बाद, फोर्स लगाने के साथ साथ एक और भी बड़ा काम करेंगे, वो फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाएंगे, वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। जो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकले इनके पास काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से आपने इंसिडेंट कराया है, लेकिन वो डायरेक्शन आपको पता नहीं होगी, डायरेक्शन उनकी रैंडम होगी। तो उनकी डायरेक्शन को अलाइन करने के लिए हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, यानी यहाँ पे पोटेंशियल लगाते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को गाइड करेगा और इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेकर के यहाँ पर ले आएगा। सो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक पहुँच जाएंगे। आप पाओगे कि इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो अगर आपने यहाँ पर एक कोई अमीटर लगाया होता, अमीटर, तो मैं यहाँ पे एक अमीटर लगा देता हूँ। सो अगर यहाँ पर एक कोई अमीटर लगा होता तो आप पाओगे कि अमीटर में रीडिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। रीडिंग आना इसलिए स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम हेयर टू देयर। सो ये जो गैप था दो प्लेट्स के बीच का, वो गैप जो है अब कंडक्टिंग बन गया है और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स चलना स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये अमीटर में रीडिंग आएगी, तो यहाँ पर एक करंट आना स्टार्ट हो जाएगी। इस करंट को हम बोलेंगे कि ये जो करंट आ रही है ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है और फोटो करंट है। फोटो करंट आप बोल सकते हो या फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हो, राइट। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं उनको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। सो दे आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। नाउ सिंस ये जो करंट है वो अमीटर में आप मेजर कर सकते हो या अमीटर में डिफ्लेक्शन देख सकते हो। तो अमीटर में अगर डिफ्लेक्शन आ रहा है तो सर्टेनली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट से इस प्लेट पे जा रहे हैं। तो इस तरह से आप जस्टिफाई कर सकते हो कि यस, इस प्लेट पर हमने लाइट को इंसिडेंट कराया और करंट आया, इसका मतलब है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे और इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट पर गए होंगे। जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो इस प्लेट का नाम वैसे हम लोग बोल देते हैं कि इमिटर प्लेट है, इसको ई से लिख सकते हैं, और ये इमिटर प्लेट कहलाती है क्योंकि ये इमिट कर रही है। और ये दूसरी प्लेट है उसको सी लिख सकते हैं, दैट्स कॉल्ड कलेक्टर, क्योंकि वो कलेक्ट करती है। तो इमिटर प्लेट पर हम लोगों ने लाइट को डाला, कलेक्टर पे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो गए और इस तरह से एक करंट आपको मिल गई। और ये जो करंट है वो दैट करंट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और इससे अपने को पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस भी होंगे और इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको गाइड किया होगा और इस तरह से यहाँ पे पहुँच गए होंगे। नाउ सपोज करो कि अगर आपने ये वोल्टेज जो लगाया था उस वोल्टेज को आप ज़ीरो कर दो, तो जब आपने अब देखोगे जो करंट का जो वेरिएशन आता है वो इस वोल्टेज के साथ वेरी करता है। अब वोल्टेज को लगाओगे तो करंट वेरी करेगी। तो लेट्स से डायरेक्टली प्लॉट करते हैं कि वो ग्राफ कैसा दिखता है, फिर उसको इंटरप्रिटेशन कर लेंगे। अगर अपने को प्लॉट करना है तो लेट्स से कि ये एक वाई एक्सिस है और इधर से एक ऐसा एक्स एक्सिस बना देते हैं। जो वाई एक्सिस है उस पर हम लोग करंट को मेज़र करेंगे। तो ये आई है, आई फॉर करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। एंड यहाँ पर हम लोग V यूज़ कर रहे हैं। V का मतलब वोल्टेज, जो अप्लाइड वोल्टेज है उसको, पोटेंशियल डिफरेंस को जो यहाँ पे लगाया गया उसको मेज़र कर रहे हैं। अब देखोगे कि अगर आपने V को ज़ीरो भी कर दिया, दैट मीन्स अगर आपने वोल्टेज नहीं भी लगाया तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ एनर्जी थी। और कितनी काइनेटिक एनर्जी रही होगी, तो मैक्सिमम जो पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी होगी उसके बारे में हम लोग बात कर पाएंगे। ये आएगा H न्यू माइनस न्यू नॉट। उसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी रही होगी वो अलग अलग डायरेक्शन में रहे होंगे, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन इस कलेक्टर पे पहुंच जा रहे होंगे रैंडमली। तो अगर यहाँ पे पहुंच रहे हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे मिलेगी। इसका मतलब जब वोल्टेज की वैल्यू ज़ीरो होगी तो करंट की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। वोल्टेज को अगर आप बढ़ाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गाइड होकर के इस प्लेट पे जाएंगे, तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी। तो वोल्टेज को बढ़ाने पर करंट बढ़ेगा, यानी यहाँ पे ग्राफ बढ़ना चाहिए और ज़ीरो से पास नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स को रोकना है कि कलेक्टर पे ना जाए, यानी करंट को ज़ीरो करना है, उस केस के लिए क्या करना होगा, आपको ये वोल्टेज की पोलैरिटी बदलनी होगी। यानी अभी पहले ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, अब आपको ये पॉजिटिव इसको नेगेटिव करना पड़ेगा, सो दैट कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी अपोजिट हो जाए।
तो इस पर लगने वाले फोर्स अपोजिट हो जाए, तो जिससे कि वो डी एक्सेलरेट करें और इस प्लेट पर ना पहुँचें। अच्छा, सपोज करो कि हमने जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला था, अगर उसको हमने रोक दिया तो बाकी ज़रूर सारे स्टॉप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाकी सबकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से कम रही होगी, राइट। इसका मतलब है कि अगर जीरो करंट आपको अचीव करना है तो वोल्टेज को आपको नेगेटिव करना होगा, यानी यहाँ कहीं से ये जीरो होने वाला है, यहाँ कहीं पे ज़ीरो होने वाला है, फिर ये इंक्रीज करेगा और बढ़ेगा करके। अच्छा, बढ़ने वाली बात करते हैं, अगर इसको बढ़ाते रहते हैं तो क्या करंट बढ़ती रहेगी? हाँ, बढ़ती रहेगी, लेकिन क्या हमेशा बढ़ती रहेगी? नहीं। देखो, इससे जब आपने लाइट को इंसिडेंट कराया तो एक अमाउंट के डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी एक अमाउंट के इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे। अगर आपने ई ऐसा लगा दिया जिससे कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आना स्टार्ट हो गए, उसके बाद भी अगर आपने वोल्टेज को बढ़ाया तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेंगे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे कि जिनको वो इधर गाइड कर सके। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सारे सारे इधर आ रहे हैं। इसका मतलब है एक लिमिट से ज़्यादा वोल्टेज लगाने के बाद फिर करंट में कोई ग्रोथ नहीं आएगा, यानी करंट कैसी हो जाएगी? सैचुरेट हो जाएगी। तो इसका जब ग्रुप प्लॉट करते हैं तो कुछ ऐसा जाता है, पहले ऐसा इंक्रीज करता है, फिर ऐसे होकर के ये सैचुरेट हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। सो दिस इज़ द ग्राफ आई वर्सेस वी, जो आपसे कई बार पूछता है कि ग्राफ कैसा आएगा, तो आप इस तरह से बताओगे। और ये जो करंट है जहाँ पर ये सैचुरेट हो जा रहा है, जिसके बाद ये बढ़ना बंद कर दे रहा है, तो इसको हम बोलेंगे दैट इज अ सैचुरेशन करंट, saturation current. That means this is the maximum current that you can have for a particular frequency given. और इसके बाद में ये जो वोल्टेज है, यहाँ पर जो वोल्टेज है, इस पर आप पाओगे करंट स्टॉप हो गया है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसको वी एस लिखते हैं, जहाँ पर वी एस का मतलब होगा, वी को मैं कैपिटल बना लेता, वी एस का मतलब होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ना स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी आपसे पूछी जा सकती है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? आप अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल को स्टॉप कर दोगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप हो जाएंगे। एटलीस्ट स्टॉप होने का मतलब है कलेक्टर प्लेट पे नहीं पहुंचने वाले हैं। तो उसके लिए हम ये बोलेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू वोल्टेज ई इंटू वी एस। तो यहाँ से हम स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वही उसको डी एक्सेलेट करने के लिए यूज़ करना होगा अपने को, राइट। तो इसके बेसिस पर आप इक्वेशन बना सकते हैं अपने लिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? एग्जैक्टली वही बनेगा जो ई के ई मैक्स के लिए था। ई वी एस की जो वैल्यू आएगी दैट विल बिकम दिस एच न्यू माइनस न्यू नॉट, और यू कैन राइट एच सी इन द ब्रैकेट 1 बाई लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट, राइट। सो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। या फिर आप चाहो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को लिखना चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो। तो पहले मैं इसको ब्रैकेट कर देता हूँ, एक इम्पोर्टेंट है। अगेन एस सी को आप 12,400 से रिप्लेस कर सकते हो। तो जैसे आपने पहले किया था, तो हम यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा। बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल जो काइनेटिक एनर्जी है उससे निकाला जा सकता है। और ई इज़ 1.6 जो इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि h बाई ई इन द ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट, न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया, राइट। इस पर बेस भी क्वेश्चन अपने से आपसे पूछा जाएगा तो उसको भी बता देंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल को कैसे लिख सकते हैं, जहाँ पर h कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, न्यू वो फ्रीक्वेंसी है जो आपने इंसिडेंट कराई थी, न्यू नॉट वो फ्रीक्वेंसी है जो थ्रेशोल्ड के लिए यूज़ की गई है। ये जो लास्ट वाले फार्मूले पे बेस्ड भी ग्राफ आता है तो उसको अभी हम लोग देखेंगे। उससे पहले अभी जो अपने ग्राफ ड्रॉ किया है इस पर कुछ वेरिएशन देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी पॉपुलर रहते हैं। ये सैचुरेशन करंट आपको बताया था इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए, तो मैक्सिमम होगी। इसका मतलब है कि इसके बियॉन्ड ग्राफ नहीं जाएगा। ग्राफ इसके बाद अगर आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो ग्राफ ऐसा चला जाएगा, राइट। तो अभी के लिए मैं इस सैचुरेशन वाले पॉइंट को इरेज कर देता हूँ और इसी पर कुछ मल्टीपल ग्राफ को प्लॉट करता हूँ। इट्स एक डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं। सपोज़ करो कि आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी है तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं वो बढ़ जाएंगे। तो उससे जो पर सेकंड आने वाले इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, यानी जो सैचुरेशन करंट है वो बढ़ जाएगी, राइट। तो कई बार आपको ऐसे ग्राफ बना के देगा कि जो यहीं से चल रहा होगा और ऐसा जाएगा और इस तरह से जाएगा।
और आपसे बोलेगा कि इन दोनों में क्या फ़र्क चल रहा है, तो आप बोलोगे इन दोनों के लिए इंटेंसिटीज़ बराबर हैं। तो अगर इसकी इंटेंसिटी आई है तो इसकी भी इंटेंसिटी सॉरी, इन दोनों के केस के लिए क्या बराबर है, इन दोनों के केस के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल बराबर है। स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है, यानी ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो इन दोनों के लिए अगर इसकी इंटेंसिटी को हम I1 लिखते हैं, इसकी इंटेंसिटी को I2 लिखते हैं, तो बेसिकली हम लोग एक क्लेम कर सकते हैं कि I2 की वैल्यू I1 से ज़्यादा है। कैपिटल आई का मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी है, सेकेंड की इंटेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि उस पर ज़्यादा सेचुरेशन आ रहा है, और फर्स्ट की इंटेंसिटी कम है क्योंकि उसमें सेचुरेशन करंट कम है। करंट हम लोग यहाँ से वॉच कर रहे हैं और इंटेंसिटी से करंट बढ़ जाता है, और सेम ये चल रहा है, इसका मतलब दोनों के लिए फ्रीक्वेंसीज बराबर हैं। तो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑफ 1 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑफ 2, दोनों की फ्रीक्वेंसीज बराबर है, ये क्लेम कर सकते हैं। तो इसका मतलब है जो फ्रीक्वेंसीज आती हैं वो कहाँ से डिसाइड होती हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल से, और जो इंटेंसिटी है वो करंट से डिसाइड करते हैं। तो मोर इंटेंसिटी मोर सैचुरेशन करंट, लेस इंटेंसिटी लेस सैचुरेशन करंट, मोर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यानी ग्राफ यहाँ से चलेगा, राइट। तो अगर हम एक और ग्राफ इसी पे प्लॉट करते हैं तो उसके साथ क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। सो लेट्स से कि एक ग्राफ मैं ये ग्रीन कलर से प्लॉट करता हूँ और ये इधर से ही चलता है, लेकिन वो कुछ ऐसा बना हुआ है। तो ये जो ग्रीन कलर का आ रहा है, तो ग्रीन कलर के लिए आप पाओगे कि उसके लिए जो वी एस डैश आया है वो ज़्यादा हो गया। तो उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी, इसको मैं डैश से लिख रहा हूँ, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी न्यू डैश, न्यू डैश, बाकी ये न्यू डैश बड़ा होगा किससे, न्यू 1 और न्यू 2 से, न्यू 1 और न्यू 2 से ये बड़ा होगा। तो मैं केवल न्यू 1 लिख दे रहा हूँ, न्यू 1 से बड़ा होगा, न्यू 2 से भी बड़ा होगा। अच्छा, इसकी जो इंटेंसिटी है वो I2 के बराबर आएगी क्योंकि इसकी सैचुरेशन करंट इससे मैच कर रही है। तो अगर ग्राफ यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है, इसका मतलब इंटेंसिटीज़ बराबर जा रही हैं। तो इंटेंसिटी के टर्म में लिखेंगे I डैश इज इक्वल टू I2। तो ग्रीन वाले को मैंने डैश से लिखा हुआ, तो डैश इसमें इंटेंसिटीज़ बराबर है लेकिन फ्रीक्वेंसीज बदल गई हैं। और अगर यहाँ पर अलग अलग चल रहा है तो इंटेंसिटीज़ बदल गई, यहाँ पर सेम है तो फ्रीक्वेंसीज सेम है। इस तरह से हमसे ग्राफ पूछता है, तो कई सारे ग्राफ देगा, आपसे पूछेगा कि बताइए कौन सा रिलेशन चल रहा है, यू कैन एक्सप्लेन। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा ग्राफ जो पॉपुलर रहेगा जो आपसे पूछेगा वो इस वाले फार्मूले पे होगा जो लास्ट में फार्मूला लिखा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो अगर हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट करना है तो कैसा आएगा, तो यहाँ पे प्लॉट करके देखते हैं। इसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे, वोल्टेज बोलेंगे, और यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी लगा रखी है। इन दोनों के बीच का ग्राफ कैसा आता है ये आपसे पूछेगा। तो आप देखो ग्राफ के लिए ये बना हुआ है, फ्रीक्वेंसी एक पावर 1 है, ये भी 1 पावर है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन होगा, y इक्वल टू mx प्लस सी है, इंटरसेप्ट निगेटिव आएगा। तो अगर आप इसको प्लॉट करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, राइट। और इसके नीचे नहीं जाएगा क्योंकि उसके इसमें आप पाओगे कि ये वी एस की वैल्यू इसके इसमें वी एस ज़ीरो हो गया, तो वो नेगेटिव नहीं जाएगा। और ये मैग्नीट्यूड हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड प्लॉट कर रहे हैं, तो आप पाओगे कि इसके बाद इसको अगर हम प्रोड्यूस करते हैं ऐसा, तो ऐसा प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये इंटरसेप्ट बनेगा, कितना इंटरसेप्ट आएगा यहाँ से आप देख सकते हो, जो इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी वो -h न्यू नॉट बाई ई हो जाएगी। तो इसको अगर हम और भी सही से लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, वी एस इज इक्वल टू एच बाई ई, जो कि m बन गया, इंटू न्यू दैट इज एम एक्स माइनस एच न्यू नॉट बाई ई। अच्छा, इस एच न्यू नॉट को हम लोग वर्क फंक्शन भी लिख सकते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू एच बाई ई दैट इज स्लोप माइनस वर्क फंक्शन। तो ये बेसिकली वर्क फंक्शन डिवाइड बाई ई। सो ये जो टर्म आ रहा है वो -5/e आ रहा है। और स्लोप अगर आप सपोज करिए एंगल थीटा बनता है तो tan थीटा कितना आएगा वो हम बता सकते हो, tan थीटा इज अ स्लोप इज गोइंग टू बी h/e। सो आप देखोगे h भी कांस्टेंट होता है, e भी कांस्टेंट होता है। तो सबसे बड़ी बात क्या होगी कि कोई भी ग्राफ बनाएंगे वीएस वर्सेस न्यू में फ्रीक्वेंसी में, तो उसकी जो स्लोप आएगी वो कैसी आएगी, वो कांस्टेंट आएगी, तो स्लोप चेंज नहीं करेगा, राइट। और ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, ये न्यू नॉट होगी।
और इसके आगे ग्राफ इसलिए भी नहीं बनाया था क्योंकि अगर न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से कम होती है तो फिर उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं आता है, तो इसलिए इस तरह से ग्राफ दिखाते हैं। नाउ ये किसी एक मेटल पे, कई बार आप ऐसे बोलेगा कि एक मेटल है दूसरा मेटल है तो बताइए ग्राफ कैसा आएगा, तो आप पाओगे कि थीटा सभी मेटल के लिए वही रहेगा। हाँ, मेटल बदलने से वर्क फंक्शन बदलता है, तो वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन द मेटल। तो जिसका ज़्यादा वर्क फंक्शन आएगा तो उसी के अकॉर्डिंग ग्राफ या तो इधर चला जाएगा या फिर इधर चला जाएगा। लेकिन हर केस में आप पाओगे कि जैसे भी ग्राफ या ऊपर जाए या फिर नीचे जाए पैरेलल रहेगा, यानी ये एंगल कितना रहेगा, थीटा रहेगा। क्यों? क्योंकि स्लोप डज नॉट डिपेंड ऑन दी मेटल, स्लोप रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, सो एक तो ये ग्राफ है जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, जिसको अपने को याद रखना है। और इसमें ये स्लोप का काम कर रहा है और ये इंटरसेप्ट का काम कर रहा है, नेगेटिव इंटरसेप्ट है। सो ये फ्रीक्वेंसी को आप इधर लिख रहे हो और स्टॉपिंग पोटेंशियल को वहाँ पे लिख रहे हो। सो बेस्ड ऑन दीज टू ग्राफ्स एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उनको आप ख्याल रखिए, इनको रिवाइज कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ एंड करेंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ एंड दिस सेटअप, ये सेटअप बताता है कि किस तरह से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को टेस्ट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं और करंट को मेज़र कर सकते हैं, फोटो करंट को मेज़र कर सकते हैं। ओके, so this is all about photoelectric effect. Okay, thank you everyone.